हमारा देश संविधान के भरोसे चलता है, दौड़ता है और कुलांचे मारता है। टॉप टू बॉटम चाहे कोई भी हो, उसके सपने इसी के बूते पूरे होते हैं। हमारे देश में सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि सच में संविधान ही सर्वोच्च है। ये हमारे आपके अधिकारों का संरक्षक तो है ही, साथ ही हमारे कर्तव्यों की सीख भी यही देता है। लिहाजा देश के हर नागरिक के लिए ये कॉन्क्लेव और आज यहाँ होने वाली बातें बेहद ज़रूरी हैं। दिलचस्प है कि जब हमने अपना संविधान लिखना शुरू किया था तब दुनिया में 2 और देश थे जिन्होंने ऐसा प्रयास शुरू किया था, पाकिस्तान और इजराइल। आज की तारीख में पाकिस्तान में तीसरी बार संविधान लिखा जा चुका है और इजराइल में औपचारिक दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के अलग अलग प्रयास असफल रहे हैं। ज़माना बदलता है तो ज़रूरतें बदल सकती हैं। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या अपग्रेड होने की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, इस पर लगातार विमर्श ज़रूरी है। ऐसे विमर्श के लिए चाहिए एक संवेदनशील मंच और ऐसा ही एक मंच आज यहाँ बना है। मंच बड़ा है तो मंथन करने वाले दिग्गज भी बड़े हैं। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, पूर्व CJI जस्टिस UU ललित, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, जस्टिस AK सीकरी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, पूर्व चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी और जाने माने संविधान विशेषज्ञ फैज़ान मुस्तफ़ा, कानून की दुनिया के कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता, ये तमाम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं ख़ास तौर से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कि उन्होंने अपना बहुमूल्य वक्त इस आयोजन के लिए निकाला। इन्हें लोग कानून की दुनिया का रॉक स्टार भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। महिला अधिकारों के चैंपियन, निजी अधिकारों के चैंपियन, समलैंगिकों के अधिकारों के चैंपियन, अयोध्या केस पर फैसला, आर्टिकल 370 पर फैसला, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल में 500 से ज़्यादा अहम फैसले किए। इनमें से कई फैसले ऐसे हैं जिनके दूरगामी असर आप देखते रहेंगे। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आखिर में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इस विषय पर मुझसे कहीं बेहतर जानने वाले, मुझसे कहीं बेहतर बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं। ये पंक्तियाँ हैं, रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, सबको सही राह दिखाता हूँ। मैं मंच पर सादर स्वागत करना चाहूँगा जस्टिस DY चंद्रचूड़ का और हमारे लीगल एडिटर आशीष भार्गव का और हमारे सीनियर एंकर सुमित अवस्थी जी का। शुक्रिया। सर बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंच पे हम लोग तो आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन आपको मैं ब्रीफ कर दूं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं संविधान और न्यायपालिका की भूमिका पर। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करते हैं सर आपकी इजाज़त से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। संसदीय लोकतंत्र हमने अपनाया है, उसमें संविधान भी है, सर्वोच्च है और संसद भी है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन उसे संविधान के दायरे में होना होगा। संसद संविधान भी बदल सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये व्यवस्था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। उस सर्वोच्च न्यायालय ने जिसका काम संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखना है, उसकी गारंटी देना है, उसके सामने कई बार ऐसी चुनौतियां आई हैं। एक ऐसा मौका भी आया जब ये संविधान खतरे में पड़ता दिखाई दिया। इमरजेंसी के उस दौर की काली याद अब भी हम सबको कचोटती है, लेकिन ऐसे कई अवसर आए हैं इस बीच में जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की भावना की रक्षा की, संसदीय व्यवस्था के भटके कदमों को रास्ते पर लौटाया। दरअसल न्यायपालिका ही संविधान की असली संरक्षक है। तो इस सत्र में बात संविधान और न्यायपालिका की भूमिका के लिए करेंगे। इस जटिल लेकिन अहम मुद्दे पर बात करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, 50वें मुख्य न्यायाधीश रहे डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ हमारे साथ मंच पर हैं। और इस चर्चा में मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष भार्गव, जो NDTV इंडिया के लीगल एडिटर हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। आपका भी बहुत बहुत आशीष स्वागत है। सर लेट मी आस्क यू द फर्स्ट थिंग। पहला सवाल, बहुत आज ठीक 15वां दिन है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं गए हैं, कैसे रही ये 15 दिन आपके पहले?
8.5 साल की आदत थी। उसके पहले 24 साल मैं जज रहा हूँ। उसके अलावा मेरी दुनिया में और कुछ ज़्यादा और कुछ काम नहीं था। बस सुबह उठ के केस फाइलें पढ़ना, कोर्ट जाना, शाम को आके जजमेंट्स डिक्टेट करना, रात को अगले दिन की फाइलें पढ़ना। So I must confess as a human being that it's not an easy thing to suddenly have this shift in life. पर मैं कई बार ऐसा सोचता हूँ निजी मेरे जीवन में कितनी जो चीज़ें मैंने आत्मसात कर ली हैं, पर कितनी चीज़ें खोई भी हैं। पिछले 24 साल में मेरे परिवार के साथ मैं ना एक लंच ले सका, कई बार रात के डिनर के लिए भी मैं अपने ऑफिस में रहता था। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि मैं अब करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। इट्स ब्यूटिफुल टू बी अ प्राइवेट सिटीजन, नॉट बाउंड बाय द रिस्ट्रेंट्स, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जुडिशियल ऑफिस। एक बात आप मुझे थोड़ा सा उस पर वो है कि शाम को आप कभी घर नहीं गए। 9:30 तक तो मुझे पता रहता था कि आप ऑफिस में हैं, और जब तक आप अपने ऑफिस में रहते थे सब सुप्रीम कोर्ट का जितना स्टाफ है, सिक्योरिटी है, सब वहीं पर रहते थे 9:30 बजे तक रात को। तो सर ये एक ऐसा सवाल है कि आपको इंस्पायर किसने, कहाँ से हुए आप इंस्पायर कि अब देश के लोगों को न्याय देना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है? क्योंकि बहुत मेहनत भरा काम, और जैसा आपने बोला कि बहुत कुछ आदमी अपनी ज़िंदगी में खोता भी है। मुझे याद है कि एक बार आपकी बेटी बीमार हो गई थी, चंडीगढ़ आप नहीं जा पाए थे, बहुत आपको दुख हो रहा था क्योंकि यहाँ आपको काम करना था। तो ये इंस्पिरेशन के पीछे कौन है कि आपने ये सोचा? आशीष, इसका इंस्पिरेशन संविधान एट 75, द इंस्पिरेशन हैज़ बीन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें जो वैल्यूज़ प्रकट की हैं, लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, liberty, dignity, equality, fraternity, these are the values really which sustain the life of every citizen. And the emancipatory values of the Constitution is ultimately something which sustains us as citizens and as judges in the work which we do. And I think throughout my life, both as a young law student, as a lawyer, then as a judge, it is these values which have been truly inspirational. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोर्ट है, उसमें 4 स्टेप्स हैं। तो हम 4 स्टेप्स जब लेते हैं सुबह, उसके पहले थोड़ा सा विचार विमर्श होता है जजेस के साथ, गपशप होती है। वी ट्राई एंड रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द डे by cutting a few jokes before we actually ascend those 4 steps. But when we ascend the first step, a transformation takes place in your mind as a judge, because you immediately realize the enormous responsibility which you are going to fulfill that day. A very senior colleague of mine in the Bombay High Court gave me a little plaque when I was just appointed. And that was a plaque on which the Naukar mantra was written, you know, the famous Jain Naukar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Ujjayanam. And he said, read this every day before you ascend the steps of your court. And I thought that, you know, what that really brings to life, and I thought I should mention this right at the outset, is the fact that when you read those lines and keep them a part of your own psyche, your own mental makeup, you try and liberate yourself from values such as anger, attachment, greed, envy. And these are very important personal attributes for a judge. You can be angry at the way sometimes a case is argued. You may have an attachment to a particular issue which is argued before you. You may be envious sometimes. But I think the important thing about judging is the fact that you must always try and take a step back and try and keep yourself away from the zone of conflict. Because that really is the heart of being a judge in our system today, guided by the constitutional values. आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाने की बात कर रहे हैं, इत्मीनान से, सब्र से, धैर्य की बात कर रहे हैं। पर जज साहब, हमने कई बार देखा सुप्रीम कोर्ट में आपके इन 2 साल के टेन्योर के दौरान सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच
बहुत ही अच्छी, बहुत ही जटिल बहस हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बहस थी। आप इस सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे देखते हैं? उससे पहले मैं 2 ऑब्जर्वेशन आपकी बताना चाहता हूँ जी। जो मैंने ऑब्जर्व किया। एक केस में आपने असहमति के बारे में बोला कि डिसेंट इज सेफ्टी वाल्व ऑफ डेमोक्रेसी। असहमति डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है। अगर इफ यू प्रेस इट, अगर आप इसको दबाएंगे तो कुकर विल ब्रस्ट, ये आपने कहा था। बहुत बड़ी बात थी, इसकी बहुत चर्चा आज तक होती है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आपने दी थी, सरकार को बताया था कि हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम कोई भी फैसला कर सकते हैं, आवर शोल्डर्स आर ब्रॉड एनफ। ये 2 ऑब्जर्वेशन और जो ये सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, इनके बीच में आपके विचार क्या होंगे कि क्या यही सेपरेशन ऑफ पावर का संदेश आप देने की कोशिश कर रहे थे? जी, 75 साल हो गए हैं आज संविधान को, और ये इन 75 सालों में हमारे देश में बहुत अच्छे कन्वेंशंस आए हैं, एंड द सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन विच वी हैव अडॉप्टेड। नाउ there are times when the doctrine of separation of powers does come under strain. There can be no denying that. What separation of powers really postulates is that lawmaking will be carried out by the legislature, the execution of law will be carried out by the executive, and the judiciary will interpret the law and decide disputes. There are times when this comes under a strain. The chief area is policy making. Now, policy making is something which has to be entrusted to the government. In a democracy, लोकतंत्र में जो policies बनवाते हैं हम किसी भी एरिया में, वो सरकार बनवाती है, क्योंकि सरकार, the government is ultimately accountable to the people through the legislature, whether it's parliament or the state legislatures. But कई बार ऐसे होता है कि कोई पॉलिसी ही नहीं है। अब जब पॉलिसी नहीं है, तब क्या कोर्ट शांत रहेगी? अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, इस पे पॉलिसी नहीं थी, ना ही कोई लॉ था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिसी गाइडलाइंस दे फ्रेम्ड, एंड दोज पॉलिसी गाइडलाइंस वर टू रिमेन इन फोर्स अंटिल द पार्लियामेंट एनेक्टेड अ लॉ ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। That's what exactly happened. Parliament enacted a law. Sometimes there is a problem about inadequate enforcement of law, in which courts have to step in. अब जैसे आजकल प्रदूषण चल रहा है, at a certain level you can say ये तो सरकार के लिए है, पॉलिसी है, it's a policy issue. क्या स्कूलों को बंद करना चाहिए, स्कूलों को ऑनलाइन जारी करना चाहिए काम, ट्रक्स को दिल्ली में अंदर आना चाहिए, ट्रक्स को अंदर नहीं आना चाहिए? At a certain level this is a policy issue. पर आप इसमें if you look at it very carefully, you will find that apart from just being a pure policy issue, these issues raise questions about fundamental rights. यानी हमारे नागरिकों के जो मूलभूत अधिकार हैं, उन पे भी इन केसेस का it's important that we understand that these cases depend upon our assessment of the fundamental rights of citizens. So courts cannot, in that sense, step aside on every issue and say that, well, this is a policy matter which we cannot decide. When fundamental rights are involved, the courts are duty-bound under the Constitution to step in. Another area where the doctrine of separation of powers has come under strain is because of the administrative state. आप आज देख लीजिए, in different sectors, you have specialized laws which have been enacted. अब प्राइवेटाइजेशन के बाद, 1990 के प्राइवेटाइजेशन के बाद इलेक्ट्रिसिटी में नए कानून आए हैं, कंपटीशन में नए कानून आए हैं, इकोनॉमिक रेगुलेशन ऑफ एयरपोर्ट्स उस पे नए कानून आए हैं, पोर्ट्स के रेगुलेशन पे नए कानून आए हैं. सो व्हाट दिस इज डन इज दैट you have expert regulatory agencies which have been set up as part of this complex area of regulation of the economic life of the nation. Now, as a result of this, the power which was earlier entrusted exclusively to the courts to interpret the law is now being taken over by the expert regulatory agencies. और ये जो आजकल नए expert regulatory agencies हुई हैं, जैसे सेबी है, कंपटीशन कमीशन है, बाकी एजेंसीज हैं, जो जुडिशरी का कोर फंक्शन था, अक्सर हम देखते हैं कि ये कोर फंक्शन आज वो एजेंसीज को जा रहा है.
That again is a little bit of a change from the traditional idea of separation of powers. So the separation of powers as a basic concept of democracy is alive and well in our society. But उसमें थोड़ा बहुत काफ़ी बदल आया है because of the complexities of the modern age in which we live. एक सवाल आपकी इजाज़त से और पूछना चाहता हूँ. आपने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ की नीतियाँ बनाना, पॉलिसीज़ बनाना सरकार का काम है. ये ऐसा टॉपिक है जिस पे आप बोलते रहे हैं, मैंने आपके कई इंटरव्यूज़ में देखा है. मैं कोलिजियम सिस्टम की बात कर रहा हूँ. सरकार जजेस अपॉइंटमेंट को लेकर एक पॉलिसी बनाना चाहती है. अगर पॉलिसी बनाना सरकार का काम है, संसद का काम है, तो जजेस वहाँ पे कहाँ खड़े हैं? आपको वहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉलिसी बनवाना, कानून बनवाना संसद का काम है. बट कानून, कोई भी कानून बनता है, उसकी वैलिडिटी है, उसकी वैधता है, इस पर निर्णय लेना ये तो कोर्ट का हक है. कोर्ट का केवल हक ही नहीं है, पर कोर्ट की जिम्मेदारी है. Article 13 of the Constitution says that any law which is enacted by the legislature which violates the provisions of Part 3 of the Constitution is void. अब void है, वैध है, नहीं है वैध, इस पे विचार विमर्श कौन कर सकता है? जुडिशरी कर सकती है, और केवल जुडिशरी ही कर सकती है. When a law is made by Parliament, we start with a presumption of constitutionality. The presumption of constitutionality is that लोकतंत्र में जो लोगों के प्रतिनिधि हैं, इन्होंने ये कानून बनवाया है, तो ठीक होना एक presumption है. But that presumption can be overcome by demonstrating that the law is unconstitutional. Therefore, the power to decide upon the validity of legislation is always entrusted in democracies with a written constitution to the Supreme Court or the Constitutional Court, whether it's the United States, Germany, Australia, India. केवल हमारे देश में ही नहीं, other countries in the world also have followed the same tradition. So in that sense, we have not adopted the absolute principle of parliamentary sovereignty, which say has been adopted in the United Kingdom, because they didn't have a written constitution until the European Convention on Human Rights came in, and where now they are governed by at least the principles in the ECHR. आपने कोलिजियम के बारे में बात की, उसका जिक्र किया. उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ that ये जो कोलिजियम सिस्टम है, शायद there is a lot of misunderstanding about the way the collegium system works. The collegium system has entrusted responsibilities to different levels of the state. I'm not saying the government, the different levels of the state in a federal system. So the high courts are involved in the process of appointment of judges. Files are processed by the governors and by the chief ministers in the states, because they are the executive in the federal form of government in the states. The file is then processed at the level of the union government in the Ministry of Home Affairs. The Intelligence Bureau will give its inputs. ये सारे inputs जब एकत्रित करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं. The Supreme Court will give its opinion and then recommend what is to be done in the appointment of a particular case. And then it goes to the government and then ultimately to the president for appointment of judges. So you will see that the system of appointment is very nuanced. It is multi-layered. It's not as if the judiciary has an exclusive role to play in the appointment of judges. दरअसल सर इम्प्रेशन यही है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है. ऐसा बाहर पब्लिक को लगता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि जजेस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, कैसे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं. अब डू यू थिंक कि ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है इस प्रोसेस? ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता ज़रूर है, पर जब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं हम, देखिए पिछले 2 साल में व्हाट आर द नॉर्म्स ऑन विच वी अपॉइंट जजेस, इसको हमने पब्लिसाइज किया है वेबसाइट पे सुप्रीम कोर्ट के. फर्स्ट वी लुक एट द सीनियरिटी ऑफ द जज. ये नहीं कि सबसे जूनियर मोस्ट जज को आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सबसे जूनियर मोस्ट जज है उसको आप सुप्रीम कोर्ट लाएंगे, ये बात तो चल नहीं सकती. सीनियरिटी, इंटेग्रिटी, मेरिट, the need for regional representation of different states in the Supreme Court, the need for broad and diverse representation on the basis of gender, marginalization, on the basis of also, social transformation, such as bringing the scheduled caste, scheduled tribes, the other backward classes, adequate representation to different
minorities. These are all the factors which are borne in mind by the Supreme Court Collegium. और इसको हमने पब्लिसाइज कर दिया है हमारी वेबसाइट पे कि ये मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम डिसाइड करते हैं हम कि किसको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना है। अब जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, एक हम लोगों को ये ज़रूर मन में ध्यान में रखना चाहिए that we are dealing with the lives and careers of people who are going to be appointed to the Supreme Court. अब कई बार ऐसे होता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस जिनकी हम नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, मान लीजिए 10 लोग कंसिडरेशन में हैं, उसमें 3 लोग नियुक्त किए जाते हैं, 7 लोगों को आप नियुक्त नहीं करते हैं। अब हर चीज़ हम यदि पब्लिक आई में उसको प्लेस कर दें, इफ़ वी डिस्क्लोज ऑल द रीजंस, that will seriously affect their ability to perform as judges in the future. Likewise, when we are appointing lawyers to the High Court, there may be, say, a group of 25 lawyers who are under consideration. Eventually, 7 may be selected. Now, if we were to start publicizing all the details of the personal lives of people who are going to be appointed, good people will say, I don't even want to be considered for appointment. So, in the process of transparency, right, we should not find a solution which would be worse than the disease which we are seeking to cure. Yeah. Because you are ultimately dealing with the lives of people, careers of people. So there has to be this very delicate balance which is drawn between transparency, objectivity, and yet preserving the candor in the process. आपको मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जब कोई हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट रिकमेंडेशन आती है सुप्रीम कोर्ट में, the judges of the Supreme Court who have routed through that High Court would be consulted. अब मैं बम्बई में उच्च न्यायालय में मैं जज रहा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मैं चीफ जस्टिस था, तो बम्बई और इलाहाबाद के कोई भी अपॉइंटमेंट्स हों उसमें मेरी राय ली जाती थी when I was not in the collegium. If all that the consultee judges have said is going to be put on the public platform, many consultee judges will find it very difficult to express their views candidly. You know, because ultimately you must be conversant of the social system, the pressures which operate within the overall the social system in which all of us exist. So there is no real straightforward answer how much transparency and how much should be the balance which is to be drawn in terms of preserving the sanctity of the system. Sir, बहुत सारे काम हुए, वर्चुअल हियरिंग हुई, ऑनलाइन सब कुछ हुआ। आपने ये कहा कि आम लोगों तक पहुँचे अदालतें कैसे काम करती हैं। अदालतें वर्चुअल फॉर्म में लोग देखने लगे, कमेंट्स भी आते हैं, ट्रोल भी होते हैं, तो क्या जजेस पर या न्यायपालिका पे इसका असर पड़ता है जब ट्रोलिंग शुरू होती है? किस तरीके से आपने ये बोल दिया, इन्होंने ये कर दिया। कई बार ऐसा भी होता है जो हुआ नहीं उस पर भी ट्रोलिंग हो जाती है, फिर ये जवाब कौन दे के ऐसा तो हुआ नहीं था। देखिए आपके साथ भी हुआ एक बार, मुझे याद है, और आपने अदालत में कहा भी। एक बार आशीष, मेरे साथ कई बार हो गया है शायद आज भी होता है। देखिए ज़माना बदल गया है। The Constitution has gone through the process of 75 years of evolution. जब 1950 में सोशल मीडिया नहीं थी, ना ही इंटरनेट भी था हमारे पास, we are now living in a new normal. Some call it the post-truth society, where the internet, the media can be deeply influenced to shape public opinion. अब मुझे ये concern है, I have this concern really, that obviously criticizing a judgment, critiquing a judgment is part of your fundamental right to freedom of speech and expression. Every citizen is entitled to understand what is the basis of a decision and to express their opinions on the decisions of the court. But when this goes beyond the decisions of the court and targets individual judges, then it sort of raises fundamental questions about is this truly freedom of speech and expression? कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो कोर्ट में बहस होती है वो निर्णय नहीं होता है। बहस इसलिए होती है कोर्ट में कि हम सत्य क्या है किसी केस में उसकी खोज में होते हैं। अब सत्य का जब शोध होता है कोर्ट में तो आप सवाल पूछते हैं, सवाल एक साइड को फेवर करता होगा, दूसरी साइड को फेवर करता होगा, पर अल्टीमेटली दैट इज़ नॉट द डिसीजन विच द कोर्ट इज अराइविंग एट।
सोशल मीडिया में ये हुआ है कि सोशल मीडिया's attention span is 20 seconds, right? You have those shorts, which even I sometimes watch. Now, everybody therefore wants to form an opinion on 20 seconds of what they see on YouTube or any social media platform. That poses a grave danger because the process of decision making in the courts is far more serious. It is really nuanced, which nobody has the patience or the tolerance today on social media to understand. And that is really a very serious issue which is confronting the Indian judiciary. शायद जजेस को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जजेस हम वकालत करते थे, नए नए जज बने थे, ना ही हमें कोई ट्रेनिंग दी थी किसी ने कि आप सोशल मीडिया के एज में सोशल मीडिया को आप कैसे संभालोगे, कैसे निभाओगे. तो जजेस को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली देर आर टुडे स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, pressure groups who are trying to use the social media to affect the minds of the courts and the outcomes of cases. Let's not make any bones about it. मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नहीं, हमें कोई असर नहीं पड़ता हम लोगों पे. ये कहना सत्य नहीं होगा. आप कोर्ट जाते हैं किसी केस की सुनवाई के लिए, उसके पहले ही सोशल मीडिया पे आता है कि केस में क्या होने वाला है, केस में क्या डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, केस में क्या एफिडेविट फाइल किया है, सरकार ने क्या किया है, क्या कहा है, इन्होंने दूसरी साइड ने क्या कहा है. सो आई थिंक what is being done really now is that social media is not merely a form of communication of information. It is a very powerful means of affecting outcomes in society. And the social media is being used to influence the outcomes of cases. And judges have to be very, very careful about this fact, that constantly they are being subject to this barrage of special interest groups trying to alter the decisions of what happens in the courts. तो आप अभी भी उसको सोशली बोलेंगे या अनसोशल बोलेंगे? मैं सोशली कहूँगा, because ultimately there are fundamental values of freedom of speech and expression which are involved. Right. So speaking for myself, I have been a proponent of giving the maximum freedom to the freedom of speech and expression. That's really what the Constitution is all about. And in fact, sir, आप ही हैं जिन्होंने ब्लाइंड फोल्ड हटाया, न्याय की देवी की आंखों से काली पट्टी हटी, हाथों में तलवार की जगह संविधान की किताब आई. आप ही हैं जिन्होंने इतने क्रांतिकारी जजमेंट्स लिखे, चाहे होमोसेक्सुअलिटी की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो. बहुत से ऐसे फैसले, कुछ का जिक्र संतोष ने किया भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में. लेकिन मैं सर स्पेसिफिकली 2 केसेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कोर्ट नंबर 1 में नहीं है और कोर्ट नंबर 1 के बाहर हम खुलकर बात कर सकते हैं. और मैं उस बारे में जानना चाहूँगा कि जब आप 370 और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जब आप डिसीजन सुनाने जा रहे थे, आपकी बेंच जा रही थी, तो क्या तैयारी थी, क्या प्रेशर था, क्या मन में था कि ट्रोलिंग होने वाली है, क्या इसका खौफ था, या आप तैयार थे कि जो होगा देखा जाएगा, हमको तो सत्य के साथ रहना है? जी, आपने ये 2 केसेस का जिक्र किया, बट टू माई माइंड देयर इज़ नो केस, कोई भी ऐसा मसला जज के लिए बहुत बड़ा नहीं, मैं समझता हूँ, या कोई मसला किसी जज के लिए बहुत छोटा भी नहीं होता. The ultimate effort of the court is to apply your training. You analyze the case from the perspective of the facts, the law. अब आप अयोध्या की बात करें, it was a first appeal before the Supreme Court. The Allahabad High Court had decided the suit, and there was a first appeal before the Supreme Court. अब first appeal में निर्णय करते हुए कैसे निर्णय करना चाहिए? These are very well settled principles which have been laid down not by us, but for generations to come, even before independence in 1947. Namely, you look at the pleadings of the parties, you look at the evidence in support of a case or otherwise. So what I'm trying to drive at is this, that no matter how big a case is or how small, maybe a case relating to somebody's pension, somebody's employment, you basically apply the same principles as a judge. Likewise, when you are dealing with a case like, say, Article 370 or the electoral bonds case, I'll throw in one more case. Right. Or recently we decided the Aligarh Muslim University case. The principles which you have to follow have been enunciated over generations. और
जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में देयर इज़ वन वेरी बेसिक प्रिंसिपल कि आप ओवरनाइट किसी चीज़ में आप बदलाव नहीं लाते हैं, बदलाव धीरे धीरे होता है, विच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सिस्टम। अब कई बार ऐसे होता है समाज में, हम लोगों के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है कि आप बदलाव इतने जल्दी क्यों नहीं ला सकते। उसकी वजह है दैट द जुडिशरी स्टैंड्स फॉर अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी in the evolution of doctrine, namely that there are certain fundamental values of a society which must be continued. So even when we decided, say, a case like the Aligarh Muslim University case recently, right, we were guided by the decisions of the Supreme Court right from 1950, when we decided the electoral bonds case. We were governed similarly by decisions on what is an arbitrary exercise of legislative power. Those principles have been laid down by generations of judges before us, which we lay down. Now, those principles have also evolved over a period of time. अब नए नए सिद्धांत आए हैं, such as the doctrine of proportionality. हमारे यहाँ आज हमारे बीच जस्टिस अर्जुन सिकरी साहब हैं, उन्होंने पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मॉडर्न डेंटल कॉलेज के उनके निर्णय में दिया था. Now, we have built on the doctrine of proportionality, which was laid down by Justice Sikri in the modern dental college case. So incrementally, you change doctrine so as to make it more robust. और आपके सवाल के बारे में यही जवाब मैं देना चाहता हूँ कि कोई भी केस हो, जितना भी बड़ा केस समाज समझती है या कितना भी छोटा केस समाज समझती है, एक जज के लिए, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, ना ही केस बहुत कोई बड़ा होता है, ना ही केस कोई छोटा होता है. एंड यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू स्टेप बैक आफ्टर ऑल दैट इज सेड इन द केस. You step back and then retreat from the zone of conflict. That is very important. right. That as a judge, you must retreat from the zone of conflict. And that's when you are left with yourself. That's the difference between a lawyer and a judge. You retreat from the zone of conflict and you are left with no one else but your own thoughts to then see where the balance of justice will lie. सर, पिछले 2 साल में हमने सुप्रीम कोर्ट को बदलते देखा, 2 तरीके से बदलते देखा. एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, इमारत को बदलते हुए देखा, और दूसरा न्याय प्रणाली को बदलते हुए देखा. नई पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, नई पीढ़ी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, आप शायद जानते होंगे. आपने महिला अधिकारों को लेकर चीफ जस्टिस बनने से पहले ही बहुत सारे फैसले दिए. आपने बात की कि जो स्टीरियोटाइप समाज में जो चलता है वो नहीं चलेगा. आपने सुप्रीम कोर्ट से ही उसकी शुरुआत की. आप डिसेबल्स के लिए मिट्टी कैफ़े सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर आए, जो सब डिसेबल चलाते हैं उसको, और सब लोग वहां जाते हैं, और वो सब लोग वहां जाते हैं. वो विजुअल आज भी याद है. वो सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला कैफेटेरिया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर, जहां बैठने की जगह नहीं मिलती तो लॉयर बाहर खड़े होकर खाते हैं. आपने भी देखा होगा, सर्दियों में खास तौर पर. हमने देखा डिसेबल फ्रेंडली बनते हुए. टॉयलेट आपने उनके लिए बनाए, रैंप उनके लिए बनाए, महिलाओं को उनके अधिकार देने की बात की, डिसेबल्स को अधिकार देने की बात की, बहुत सारे फैसले भी दिए. उन फैसलों से आपके किस तरीके से इमोशंस जुड़े हुए हैं? क्योंकि हर आदमी जब आपकी बात करेगा तो महिला अधिकार और डिसेबल्स के अधिकार, इनको लेकर आपकी चर्चा हमेशा होगी. देखिए आशीष, personally I am a proponent of the fact that a judge cannot completely ignore their emotions, because law without emotions would be equal to tyranny. It's the emotions which give a judge a sense of compassion, the sense of humanity. क्योंकि निर्णय जब देते हैं, कोई भी जज निर्णय देता है और देती है, तो उसमें जो समाज कार्य की भावना है वो सबसे महत्वपूर्ण है. कि आज मैं जो निर्णय दे रहा हूँ, ये 2 लड़ती हुई पार्टीज़ हैं मेरे सामने, पर उससे समाज कार्य कैसे होगा और समाज में हम कैसे बदलाव लाएंगे. चाहे वो डिसेबिलिटी राइट्स का इशू हो, जिसमें ख़ास तौर पे मैंने काफ़ी निर्णय दिए हैं. एक दलित लड़का है जो 17,000 फ़ी नहीं दे सकता है और उसको IIT की एडमिशन मिली है, उसको IIT की एडमिशन से उसको वंचित रखा है क्योंकि उसके पास 17,000 रुपये नहीं थे. उसके बहन ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया था, पर शाम का जब तक उसने क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की कोशिश की, समय तो बीत चुका था. अब ऐसी बाधाएं आती हैं हमारे सामने, हर रोज़ आती हैं, एक ही केस नहीं है.
तो अल्टीमेटली जज का जो कार्य है वो समाज से जुड़ा हुआ है. A judge is deeply involved in the process of social transformation. The Constitution itself is a social transformative document. Likewise, when we are dealing with issues of gender, say like the appointment of women on a permanent commission in the armed forces, there were a lot of arguments which were urged before us that, why women cannot be granted permanent commission in the armed forces. That, well, will women be able to, be on warships in the middle of the ocean? Or would women be able to guard our borders in the bunkers on the borders of the nation? And it depends on what your vision of the good society is for the future. And we said that, look, there is no reason why the same work which men do cannot be done by women. And the results are now for all of us to see. You have women who are fighter pilots, they're commanding squadrons. Women are at the forefront on our naval warships. Women are in the armed forces, working shoulder to shoulder with men. So it's a question of how you stretch the Constitution. The Constitution ultimately is an abstract document. But what is most important about the Constitution, I think, and which I'd like to emphasize in the context of Samvidhan at 75, is that there is no one dominant theme which you can find in the Constitution. The Constituent Assembly comprised of people drawn from different walks of life. बाकी जो संविधानें थी, जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है या कई बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, they were enacted, they were adopted in a very different context. Our constitution was not a constitution which was adopted by warring groups, no. We had the history of the princely states, British India, everybody came together, Sardar Vallabhbhai Patel brought everybody together in ultimately creating one unified fabric of a political national entity. Now, the beauty of our constitution is that it reflects the diversity of India. It reflects the linguistic diversity of India, the regional diversity of India, the cultural diversity of India, the religious diversity. And if you look at the Constitution in that sense, the great strength and stability of our Constitution is that it does not follow any one particular ideology or any one particular dominant theme. The one dominant theme, if there is of human dignity. But beyond saying that and adopting the fundamental values in the preamble, like liberty, equality, fraternity, the Constitution allows for diversity in India to flourish. And that is why the Constitution has been so stable for the last 75 years. Because the stability of our nation lies in the diversity of the nation. And the Constitution has brought together this diversity in creating one political document for governance in the country. जैसे चंद्रचूड़, एक और सवाल जो मेरे मन में काफ़ी देर से है, अब क्योंकि मैं कंफर्टेबल हो गया हूँ आपके सामने, मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, आशीष तो रोज़ मिलते रहते हैं, मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाह रहा हूँ, एक कंट्रोवर्सी होती है हमेशा कि कौन सा केस किस कोर्ट में जाएगा, चीफ जस्टिस डिसाइड करते हैं, आपके पास वो जिम्मेदारी है, उसको लेकर वो कैसे फैसला किया जाता है कि बेंच कोर्ट नंबर 1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है, क्या कुछ आप सोचते हैं, कैसे वो सिलेक्शन होता है? देखिए, पिछले 2 साल में मैं जब चीफ जस्टिस बना 2022 नवंबर में, 2 साल में करीब 1,10,000 केसेस डिस्पोज ऑफ हो गए. जी बिल्कुल. अब 1,10,000 केसेस चीफ जस्टिस तो असाइन नहीं कर सकता. इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल. तो ये जो गलत फहमी है कि चीफ जस्टिस असाइंस ऑल द केसेस विच आर फाइल्ड इन द कोर्ट, दैट्स नॉट करेक्ट. चीफ जस्टिस क्या करते हैं? चीफ जस्टिस को कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर. रोस्टर क्या है? रोस्टर इज द असाइनमेंट ऑफ वर्क. द चीफ जस्टिस पब्लिशेस द रोस्टर ऑफ वर्क. नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में सदियों से ये रिवाज है. द चीफ जस्टिस will publicize the roster of work. कोर्ट नंबर 1 के सामने ये कैटेगरी ऑफ केसेस जाएंगे, कोर्ट नंबर 2 के पास ये कैटेगरीज ऑफ केसेस जाएंगे. अब ये रोस्टर कैसे तैयार किया जाता है? नॉर्मली चीफ जस्टिस ये देखते हैं कि इस कैटेगरी का इनफ्लो क्या है. अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस का सबसे ज़्यादा इनफ्लो है, तो क्रिमिनल केसेस करीब हर एक बेंच क्रिमिनल केस लेती है.
कई केसेस ऐसे होते हैं कि जिसको आप स्पेशलाइज्ड बेंचेस की ज़रूरत होती है, जैसे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हर एक जज इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स नहीं ले सकते हैं। कमर्शियल केसेस, स्टैट्यूटरी अपील्स जो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ज्यूरिसडिक्शन है। तो चीफ जस्टिस आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कोर्ट में इस ब्रांच के लिए खास तौर पर स्पेशलाइजेशन किन के पास हैं। टैक्स केसेस हैं तो हाई कोर्ट में ज़्यादातर कौन से जजेस ने टैक्स केसेस किए हैं, और इस आधार पे चीफ जस्टिस एक रोस्टर पब्लिश करते हैं। वो रोस्टर इज ऑलवेज मेड पब्लिक ऑन द वेबसाइट। आज भी आप देख लें तो द रोस्टर इज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विद इन दैट रोस्टर केसेस आर एलोकेटेड बाय द कंप्यूटर। अब मान लीजिए टैक्स के लिए 3 बेंचेस हैं, या सर्विस के लिए बहुत इनफ्लो होता है केसेस का, या एम्प्लॉयमेंट के जो मामले हैं, सरकार, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयमेंट के बारे में या राज्य सरकारों के साथ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो उसके लिए मान लीजिए 3 बेंचेस हैं। तो वो 3 बेंचेस में अलॉटमेंट ऑफ केसेस फॉलोज द कंप्यूटर। द कंप्यूटर विल डू अ रैंडम एलोकेशन। अब कई केसेस जजेस रिक्यूज कर जाते हैं। क्यों रिक्यूज कर जाते हैं? खास तौर पर मान लीजिए किसी जज में उसी केस में निर्णय दिया है हाई कोर्ट में, या उनके कोई फैमिली के रिश्तेदार हैं जिन्होंने अपेयर हुए हैं हाई कोर्ट में, या किसी पार्टी को जानते हैं, तो वो रिक्यूज कर जाते हैं। उसके बाद वो चीफ जस्टिस के पास आ जाता है केस, रजिस्ट्री उस पर फाइल नोट बनवाती है कि ये केस किसको असाइन करना है। सो इट्स रियली इनअप्रोप्रिएट टू से दैट यू नो द असाइनमेंट ऑफ केसेस is at the random discretion of the chief justice। पर एक कोई व्यक्ति तो होना ही चाहिए। अब सवाल यह है आप उस पर विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं। और आप मान लीजिए चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देना चाहते, तो किसको अधिकार दे देंगे? क्या 34 के 34 जजेस असाइन करेंगे केसेस? मैं जब नेपाल गया था तो मुझे बहुत अच्छी एक प्रणाली उन्होंने बताई। हर रोज़ सुबह सारे जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सुबह बैठते हैं, आज जो सारी केसेस लिस्ट करनी है वो एक लॉट्स में, उसमें लॉट्स ड्रॉ होते हैं, पर्चियाँ। हाँ, पर्चियाँ। और फिर वो सुबह वो कौन से बेंच के पास कौन सी केसेस जाएंगे इसका निर्णय होता है। अब आपके पास 50 केसेस हो दिन के तो आप कर सकते हैं। आपके पास, हमारे यहाँ 16 बेंचेस चलते हैं सोमवार और शुक्रवार को। हर एक बेंच के सामने मान लीजिए 70 केसेस हैं, तो 16 into 70, you have over 1,000, over 11, that's the kind of inflow which you have. So obviously you can't do this. What is the better system which we can follow? Yeah. We have a combination of technology where we use allocation through the computer, and we combine it where in certain cases the Chief Justice has to exercise discretion. अब आप चीफ जस्टिस को ये अधिकार नहीं देंगे तो किसको अधिकार देंगे? आप सरकार को तो अधिकार नहीं दे सकते हैं एलोकेशन के लिए, बिकॉज फंडामेंटली द होल इश्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि व्हेन यू गिव एनी अथॉरिटी टू अ ह्यूमन बीइंग, दैट सिस्टम कैन नेवर बी परफेक्ट, बट merely because the system is imperfect, we shouldn't cast aspersions on the person who is entrusted with that responsibility. सर मैं आपके फेयरवेल स्पीच में स्कोरा में सुन रहा था, आप बहुत अच्छे से एलोबरेट कर रहे थे और आप बता रहे थे कि संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस बनेंगे और लोग बोल रहे हैं कि मुंबई ने दिल्ली को बैटन दे दी है। और रणजी ट्रॉफी का भी आपने जिक्र किया, आईपीएल का भी जिक्र किया कि हम रणजी ट्रॉफी हैं पुराने टाइम के, जिसमें एक तरफ मुंबई होता था और दूसरी तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया होता था। तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से खेलते हैं। ये खेल की बात जो है, आपका पसंदीदा खेल कौन सा है और कौन सा खेल है जो अभी भी आप खेलते होंगे क्योंकि आप फिट रहते हैं इतने? देखिए, पसंद का खेल तो क्रिकेट है, पर क्रिकेट खेलने के लिए समय नहीं मिलता था और शायद थोड़ी सी उम्र भी ज़्यादा हो गई है अब क्रिकेट खेलने के लिए। पर मैं क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। आज भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच रहता है उसका मैं सीधा प्रसारण तो नहीं देख पाता हूँ, पर रात को 5-7 मिनट तो मैं हाईलाइट जो हैं वो हर रोज़ देखता था कि कैसे खेले हैं विराट कोहली, कैसे खेले हैं आज, अश्विन ने बॉलिंग कैसे की है, या बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की है कि नहीं, पर्थ में अच्छी गेंदबाजी की थी कल। तो इसमें तो काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ मैं। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है सर?
सॉरी, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, किसको? प्रेजेंट क्रिकेटिंग लॉट में मेरा फेवरेट दो हैं, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। मैं पर इसके पहले वाले जो क्रिकेटर्स हैं उनमें मैं राहुल द्रविड़ को बहुत मानता हूँ। ऑलवेज स्टेबल, ऑलवेज सॉलिड। आप उनके जैसे दिखते भी हैं। और टेस्ट मैच, आईपीएल और मतलब टेस्ट मैच, T20 और बीच में वनडे, उसी तरह के खेल, उसी तरह से जो सुनवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट में भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच टेस्ट मैच 5 दिन चलेगा, अयोध्या 40 दिन चला, और या 2 दिन चलेगा, फुल डे हियरिंग। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। T20 भी होता है, 1 दिन में पूरा हियरिंग करके फैसला आ जाए, जैसा आपने बुलडोजर यूपी में दिया, और आपने बताया कि रूल ऑफ लॉ में बुलडोजर जस्टिस नाम की कोई जगह नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी केस खत्म हो जाते हैं T20 की तरह। सर, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा इन तीनों में? क्योंकि 38 फैसले, जस्टिस संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने ये घोषणा की कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मामले आपने सुने और डिसाइड किए, जो रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता कोई तोड़ेगा। खेल से सुनवाई को देखते हुए आम लोगों को किस तरीके से हम भरोसा दिलाएंगे कि जिस तरह टीम इंडिया पे उन पर भरोसा रहता है, इसी तरह देश की न्यायपालिका पे हमेशा आप भरोसा रखिए। देखिए, पहली तो बात यह है कि जब भी कोई रिकॉर्ड बनता है वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनता है। अब सचिन तेंदुलकर ने इतने सेंचुरीज किए हैं, वो शायद वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा एक दिन। तो किसी भी व्यक्ति को अपने में इतना विश्वास नहीं होना चाहिए कि जो मैंने कार्य किया उससे और कोई बेहतर नहीं कर सकता है। आगे आने वाली पीढ़ी इससे भी बेहतर काम करेगी, आज की पीढ़ी अच्छी उससे बेहतर काम करेगी। We must accept that others will do things better than what you do. That's what your faith in humanity is all about. You're right. I mean, as a judge of the Supreme Court, you have to balance two things. एक तो जो केसेस आते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए 2020 में करीब 29,000 मामले फाइल हुए सुप्रीम कोर्ट में। 2024 में जो एक्सट्रैपोलेटेड फिगर्स हैं, नवंबर तक हमारे पास फिगर्स हैं, हम अपेक्षित करते हैं कि करीब 60,000 मामले फाइल होंगे। तो 29,000 से 4 साल में दुगना हो गया है। अब एक तो जज के लिए सबसे बहुत महत्व यह होता है कि आपको जो नए नए केसेस आ रहे हैं उनका डिस्पोजल करना है, पर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। और अपेक्षा क्या है? यही अपेक्षा एक नहीं है कि आप छोटे छोटे मामलों पर ध्यान रखेंगे, उन पर भी ज़रूर ध्यान रखना है आपको, पर जो बड़ी समस्याएं किसी भी पीढ़ी की, उनका भी तो आपको उन पर आपको विचार विमर्श करना है। सो दिस इज़ अ बैलेंस विच यू हैव टू कॉन्स्टेंटली ड्रॉ of hearing these seminal issues of our time, which the smaller issues and cases which come up before us. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने कई मामले फेडरलिज्म के मामले थे, मिनरल राइट्स जैसे कि मिनरल राइट्स पे कौन टैक्स कर सकता है, क्या केंद्र टैक्स कर सकता है या राज्य टैक्स कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मसला था। या इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कौन रेगुलेट कर सकता है, क्या केंद्र रेगुलेट कर सकता है या राज्य रेगुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई मामले हैं। जीएसटी में, जीएसटी इज़ अ साइन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाउ डू वी एंश्योर दैट दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फ्लरिशेस? सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द टाइम विच हैव कम अप बिफोर अस। कई बार सोशल मीडिया पे इसमें विचार विमर्श नहीं होता है, क्योंकि दीज आर नॉट political hot potatoes in that sense for social media, but these are very critical issues for us as a court. तो दोनों चीज़ों पे ध्यान रखना है हम लोगों को, T20 जो आप कहते हैं और 5-day टेस्ट मैच। जस्टिस चंचूड़, एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, और वो ये कि आपकी क्या राय है इंडिविजुअली स्पीकिंग, क्या जजेस को राजनीति में आना चाहिए? आपने कोर्ट छोड़ा, चुनाव लड़ लिया, आपने कोर्ट छोड़ा, आप राज्यसभा में आ गए, क्या कोई प्रोसेस होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए? व्हाट इज़ योर ओन ओपिनियन? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एनी आंसर विच आई गिव शुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज कास्टिंग एन aspersion on judges who have gone before me. जैसे there were some very distinguished judges, Justice K. Subba Rao, who is one of the greatest judges of our time, who resigned from the Supreme Court to contest the presidential election.
Now, that was a call which Justice Subbarao took at that time, and I wouldn't want to be construed as expressing any form of disrespect to some of the greats of the past, merely based on a particular decision which they took. What I do believe, however, is this, that in everything, सेवा निवृत्ति के बाद, after retirement, समाज एक जज को, न्यायाधीश को हमेशा न्यायाधीश के रूप में ही देखती है. They never look at you, now you will call me former Chief Justice of India, or Justice Sikri, former judge of the Supreme Court of India. But society continues to look at you as a judge even when you lay down office. Therefore, things which are all right for other citizens to do, society expects would not be all right for judges to do, even when they cease to be in office. Therefore, primarily, it is for every judge to take a call on whether a decision which I take after I retire will have a bearing on how people assess the work which I did as a judge. Right after you, for instance, cease to be a judge, if you join politics, that may give rise to a certain perception on the members of society on what was the extent to which the judicial work which was carried out by the judge was influenced by the politics which that judge adopted thereafter. Now, obviously, judges are also private citizens, and they are entitled to the same rights in a democratic society that a private citizen is entitled to. There is neither a bar in the Constitution nor a bar in the law to exercising those rights which a private citizen has. But there is an expectation of society from judges of a higher standard of behavior, which I believe it's for every judge to ask themselves. Second, perhaps there should be some element of consensus within the judiciary on what could be acceptable and what would not be acceptable. That consensus has still not evolved. And who better to evolve at that consensus than the judiciary itself, by having some form of discussion, dialogue between sitting judges, between former judges, on what is perhaps the most appropriate thing for retired judges to do. Just was last one clarification. तो मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि आप पॉलिटिक्स में नहीं जाने वाले हैं. I think I've given you my answer. The most important thing I think is that, and I believe that you will find me doing that, I don't think I should be doing anything in my life after 65 which would cast any element of doubt, not only on the work which I did, but on the integrity of my system. Because I'm conscious of the fact that I've reached here because of this institution. No individual, आपने अच्छी बातें कही मेरे बारे में, but no individual rises above the institution. We are really tributaries which emanate from the source. So in whatever a former judge does and your behavior, whether in terms of what you do after retirement or your personal lifestyles, this must accord with the sense of faith which society has in your institution. Not just in your own work as a judge, but in how society perceives the institution of which you are a part. Thank you, Chief Justice. दिल खोल के आपने बात की, बहुत इत्मीनान से बात की, साफ गोई से बात की, वक्त की इजाजत. सर से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप हमेशा वायरल हो जाते हैं. कब एक मैसेज आया, एक सोशल मीडिया पोस्ट आया कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा है कि वो कनॉट प्लेस में हैं, कॉलेजियम मीटिंग हो गई और शॉपिंग करने आए थे, 500 रुपये ऑटो के लिए चाहिए. या डिजिटल अरेस्ट एक बिजनेसमैन ने कर लिया आपकी कोर्ट दिखा के. आप ये सब देखते होंगे, कैसा लगता होगा आप? सोशल मीडिया को या कनॉट प्लेस को? देखिए, कनॉट प्लेस को तो हम जब कॉलेज में थे, हम उसमें उस समय कहते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं छात्र था, तो हम उस समय कहते थे सीपी में टीपी. तो सीपी में टीपी क्या है भाई? तो सीपी में कनॉट प्लेस में टाइम पास. तो एक समय ऐसा भी था जो हम सीपी में टीपी करते थे. जी जी. मैं 210, 220, 240 डीटीसी के बस से के सेंट्रल सेक्रेटरीट से मैं जाता था दिल्ली यूनिवर्सिटी, या कभी मन करता था तो 101 ले जाते थे, वो रेड फोर्ट से चांदनी चौक से होते हुए जाती थी. सोशल मीडिया को मैं खास तौर पर जब मैं जज था, हर चीज़ तो मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए क्योंकि क्या है, देखिए, you're human beings and you're liable to be deflected in the work which you do
by constantly looking at the social media. मेरे साथ मेरे जो जुडिशियल लॉ क्लर्क्स हैं वो अक्सर सोशल मीडिया को देखते थे और मुझे कहते थे आप प्लीज़ आप मत पढ़िए इसको, हम पढ़ते हैं हमें काफ़ी निराशा होती है, कई बार बहुत गलत चीज़ें जजेस के बारे में लिखा जाता है। जैसी मैंने कहा मेरे फेयरवेल स्पीच में कि सोमवार 11 नवंबर से जो मेरे बारे में ट्रोल्स कर रहे थे वो शायद अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि आप किसके बारे में ट्रोल्स करेंगे। पर मैं ख़ास तौर पे मैं सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करता हूँ, ना ही मैं सोशल मीडिया पर था और ना ही मैं सोशल मीडिया को फॉलो करता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब पर अच्छी अच्छी चीज़ें देखता हूँ, थोड़ी गज़लें देखता हूँ या क्लासिकल म्यूज़िक सुनता हूँ, पाश्चात्य म्यूज़िक सुनता हूँ, अच्छे शेर शायरी के बारे में मैं सोचता हूँ, क्रिकेट फॉलो करता हूँ। बट आई जनरली हैव अवॉइडेड the trolling and the social media as a principle. थैंक यू सो मच सर। सीपी में टीपी से लेके और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने तक आपका ये सफ़र शानदार रहा और बीते 1 घंटे के दौरान ऐसा लगा कि जीवन के जितने भी तनाव हैं अगर आपको दूर करने हैं तो इन मंत्रों को सुन लीजिए, आपके जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। कैसे काम कंपोज और सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, जस्टिस चंद्रचूड़ उसकी जीती जागती मिसाल है। थैंक यू सर एनडीटीवी इंडिया के इस फोरम में आने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर सर। जी सर।